फस्ट टॉपिक जो बुक ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और फंडामेंटल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर्स। इंडिविजुअल बिहेवियर की होंगे और कंपनी के बिहेवियर की चीज़ आती है। सब तो पहला ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब होगा भी कंपनी के जिन्ने भी इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप हो गए या फिर कुछ स्ट्रक्चर्स हो गए, कंपनी की इफेक्टिवनेस की करते हैं या कंपनी के इफेक्टिवनेस की काम हो रहे हैं, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कह सकते हैं। कुल मिला के गल करें इन्वायरमेंट भी मान सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का किस तरह का। इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर, एटीट्यूड, परफॉर्मेंस ऑफ पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के लोगों का ग्रुप के परसनस काम जो कर उन्होंने एटीट्यूड की है, उनकी परफॉर्मेंस की है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की होंगे है। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की गल करांगे तो सानू कुछ ना कुछ बेनीफिट्स मिलते हैं, आपस रिलेशनशिप बनाने के बेनीफिट मिलते। सब तो पहला कि परसनैलिटी पर्थ जी साडी कंपनी की परसनलाइज किसी बंदे के अचीव गोल्स होंगे ने वो सारे अचीव हो जाते हैं। दूसरा वेलनेस बेनीफिट, जो भी वेलनेस बेनीफिट्स रिक्वायरमेंट होने ने वो भी प्रोवाइड हो जाते हैं। पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट, अगर तुहानू कंपनी के बिहेवियर बारे पता होगा तो एनवायरमेंट पॉजिटिव ही रहता है, क्योंकि सानू सारे पर्सन की नॉलेज होती है, असीं ईजली बेस नाल किते ना किते पर्सन अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर तो बाद आता है रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। सब तो पहले तो गल करते हैं मैनेजमेंट की है कि कंपनी के काम करन मैनेज करने का तरीका है। कोई भी जो कंपनी के मैनेजर्स होंगे किस तरह वो कंपनी की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन्होंने सॉल्व करती हैं, उन्होंने असीं मैनेजमेंट ही कहने हैं। दोनों का आपस में रिलेशनशिप की है, दोनों रिलेशनशिप इन्होंने लिखाएगा कि जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स आंदियां ने मैनेजमेंट किस तरह सॉल्व कर देने, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में समझ के ही सॉल्व कर देने। किस तरह का कंपनी का वातावरण है उन्होंने किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने कुछ पॉइंट लिखे ने। सब तो पहला कि मोटिवेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स, मोटिवेशन सबऑर्डिनेट्स कितना होगा अगर बिहेवियर बारे नॉलेज होगी तो दोनों का आपस रिलेशनशिप इसलिए बन सकता है कि दोनों जो मोटिवेशन सबऑर्डिनेट्स चलते हैं बिहेवियर की भी गल हो जाती है, मैनेजमेंट की भी गल हो जाती है। उस तो बाद डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को सुपीरियर सर्विसेज देनी आप किस बेस दे सकते हैं। अगर सानू अपने ही बिहेवियर के बारे नॉलेज होगी तो असीं कस्टमर को सुपीरियर नॉलेज दे सकते हैं, तो मैनेजमेंट ये काम भी नाल ही करती है। उस तो बाद लिखा है कि वट विल द मैनेजर गेट ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंसेप्ट। मैनेजर को कहता की बेनीफिट होंगे जो किसी कंपनी के बिहेवियर के कंसेप्ट बारे रीड करता है। मैनेजर को बेनीफिट की होगा, एक तो कहना सबऑर्डिनेट का सपोर्ट उन्हें मिल जाऊगा। टाइमली बिजनेस की जो स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी है इजली बेस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी के जो इंडिविजुअल परसनस ने उन्होंने बिहेवियर वाले नॉलेज नहीं आऊगी तुम कुछ भी स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते है। कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो टाइमली अचीव कर लेंगे, प्रॉपर रिलेशनशिप आपस में बना सकते हैं। कोऑर्डिनेशन लेवल, कोऑपरेशन लेवल जो है कंपनी के जनरेट कराया जा सकता है अगर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर नाल डील करके चलती है तो। फिर आते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन कंट्रीब्यूटिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कितने प्रकार के कहना डिसिप्लिन होंगे। सब तो पहले डिसिप्लिन होंगे फिसाइकोलॉजी। फिसाइकोलॉजी बेस्ड डिसिप्लिन की होंगे जो असीं कदे देखते हैं कंपनी के किस तरह के परसन किसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। फिसाइकोलॉजी बेस से होंगे बहुत सारे परसन अपने बिहेवियर के बेस से इन मोस्टली 19वीं सेंचुरी चलता है। हर एक बंदा बिजनेस में इस तरह डिस्क्राइब करता है जब कहता है भी असं सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कमाना है, लोगों को लीव करके चलेंगे। फिसाइकोलॉजी माइंड की सोच सीख रही है, कह सकते हैं भी सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कमाना है, पैसा लोगों को घट देना, उन्होंने जो नीड्स ने उन्होंने कंप्लीट करा देने। पहले टाइम कपड़े पैसे कोई घट देंगे, रोटी कपड़ा उन्होंने खाण पीने की फैसिलिटीज दे देंगे। ये फिसाइकोलॉजी सोच भी बिजनेस अज के टाइम के भी चलती है। मोस्टली बिजनेस लोग सोचते हैं कि सिर्फ काम करवाना है, जिन्ने मर्जी पैसे इन्होंने दे दिए मैं काम करवा सकते। दूसरा डिसिप्लिन आता है सोशोलॉजी। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की गल करेंगे तो सोशोलॉजी लैवल भी सानू बिजनेस देखना पैंदा है। मीनस कंपनी के जो लोग सानू काम कर रहे हैं किस डिपार्टमेंट मीनस किस स्ट्रक्चर नाल डील करते हैं, किहड़े एरिया के रह रहे हैं, उन्होंने सोच किस तरह की हैगी है वो भी सानू नाल लेके चलना पैंदा है। फिर आता है सोशल फिसाइकोलॉजी। सोशल फिसाइकोलॉजी कंसेप्ट होगा कि जो असं दोनों चीजों को इकट्ठे करके चलते हैं, एक परसन दूसरे परसन से किस तरह प्रभावित होता है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करी जाती है। क्योंकि जो असं कंपनी कोई भी जाने हैं तो मोस्टली किसी ना किसी परसन को इंप्लॉइज को अगर तुम मोटिवेट करना होंगे तो कोई इदा का रेयर परसन असं फाइंड करते हैं जिससे बंदा प्रभावित हो सकता है भी आ बंदा काम कर रहा है तो किस तरह कंप्लीट करोगे। उस तो बाद आता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होंगी कि कंपनी का जो कल्चर है उन्होंने किस तरह तुम समझते हैं। एग्जाम्पल मैं कहूँ भी कंपनी के जो ह्यूमन बींग्स होंगे कंपनी के काम किस तरह कंप्लीट करने। कोई बंदा इंटरव्यू से जाता है तो पहला सब तो पहला पूछा जाता है क्वेश्चन तुम कंपनी बारे की जानते हैं,
प्लस इतने की काम चलता है उन्होंने ਅਸੀਂ एंथ्रोपोलॉजी ਕਹਿੰਦੇ कंपनी के कल्चर वाले नॉलेज ਅਸੀਂ किस तरह समझ चलते हैं। ये भी फॉर्मेशन बिहेवियर का एक पार्ट है। जो किसी कंपनी जाओगे थोड़ी फिर साइकोलॉजी भी समझी जाओगी, सोशलॉजी लेवल भी समझी जाऊगा, एंथ्रोपोलॉजी भी जरूर समझी जाऊगी। एक आंदा है पोलिटिकल साइंस। पोलिटिकल साइंस भी इंडिविजुअल बिहेवियर के मेन रोल अदा करता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ਅਸੀਂ एक्यूरेट बेस से कितना एक्सप्लेन करांगे। मान लो कोई प्रॉब्लम ही कंपनी चाह रही तो उन्हें एक्यूरेट बेस से किस तरह एक्सप्लेन करोगे। बहुत सारे पर्सन उन्होंने नहीं पता एक्चुअल जो प्रॉब्लम डिफाइन किस तरह करना है, चाहे तुम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो चाहे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हो, अपने माइंड को कितना शार्प दिखाने होगा। कई बार तुम एग्जाम्पल होता कितने भी इंटरव्यू तो चल जाओ कुछ क्वेश्चन टैक्नीकल बेस से इतना पूछ लेंगे भी ट्रेन आ रही है बंदा इतना है किस तरह रिप्रेजेंट करोगे, मतलब बहुत सारी गड्डियां जा रही हैं इतना प्रॉब्लम आई तो कितना फाइनल करोगे। ये भी पोलिटिकल साइंस बेस से करना पोलिटिशियन बिहेवियर में समझने लिए ये चीज भी यूज करी जाती है। उस तो बाद साडे कोल कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जिहड़ा हैगा ओहदा मॉडल किस प्रकार है। पहला क्वेश्चन साडा यही बनता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की है, मैनेजमेंट की है, दोनों का आपस में रिलेशनशिप की है, या फिर अदर डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर दी उन्होंने डिफाइन किए। जो 10 नंबर का क्वेश्चन और बनता है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल वो कितने प्रकार का, 4 प्रकार का मॉडल है। सब तो पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल। ऑटोक्रेटिक मॉडल की होगा जो कंपनी के फॉर्मल अथॉरिटी वो किस तरह एक पर्सन तो दूसरे पर्सन तक डील करती है, मीनस फ्लो करती है। ऑटोक्रेटिक मॉडल होने मीनस कंपनी जो काम हो रहा है ऑटोमोब से किस तरह हो रहा है अथॉरिटी लेवल से होंगे है। अथॉरिटी एक लेवल तो दूसरे लेवल से किस तरह फ्लो हो रही है, या फिर कंपनी की स्ट्रेंथ की ने कंपनी की वीकनेस की ने, ये ऑटोक्रेटिक मॉडल आ जाती है। दूसरा थोड़े को मॉडल है कस्टडियल मॉडल। कस्टडियल मॉडल का मतलब कोई कंपनी अपनी इन्वायरमेंट या फिर बिहेवियर की जो गल करांगे अपने को जिन्ने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं उन्होंने कस्टडी किस तरह कर रही है। कस्टडी मीनस उन्होंने वेजेस कितने दे रहे हैं प्लस उन्होंने जो सर्विसेज ने वो कितनी इंप्लॉइज में प्रोवाइड कर रहे हैं वो कस्टडी मॉडल के आ जाता है। भी इंप्लॉइज के बेनिफिट लिए की कर रहे हैं भी इंप्लॉइज को कभी भी इतना ना हो कि वो फील करे कि वो कला कंपनी है लॉयल्टी लेवल भी बने रहे प्लस मोटिवेशन लेवल भी बने रहे। थर्ड मॉडल साडे कोल हैगा सपोर्टिव मॉडल। सपोर्टिव मॉडल का मतलब होगा कि कंपनी की लीडरशिप को कितना इंस्पायर करा जा रहा है, किहड़ा पर्सन लीडर बनूगा और जो सारे पर्सन अपने नाल लगे जाएगा। मोस्टली कंपनी देखते हैं कि ज्यादातर पर्सन उत्ते की है किसी ना किसी पर्सन को सुपरवाइजर जिम्मे बनते हैं या टीम लीडर बनते हैं। सुपरवाइजर इतना तो नहीं किसी ने सारा भी बना देंगे, कोई एक सुपरवाइजर होंगे वो भी उस पर्सन ले जाता है कि जो सारे पर्सन अपने नाल लीड करके चल सकते हैं। लास्ट एक कंपनी के मॉडल आता है कुलीग मॉडल। कुलीगियल मॉडल में कह सकते हैं कि कंपनी के इदा का इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि कुलीगियल की काम कर सकते सारे पर्सन इधर लगे कि एक फैमिली मैंबर की तरह काम कर रहे हैं। सपोर्टिव बेस पर चलते हैं जितने जो रिक्वायरमेंट होंगे मीनस उसकी इंश्योरेंस होगी, हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट होगी, या फिर कंपनी इदा इन्वायरमेंट क्रिएट करना कि सब पर्सन लगे कि फैमिली पर्सन से काम कंप्लीट करेंगे जिसमें जो प्रॉब्लम है किसी सपोर्ट भी करिए। ये मॉडल भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी डिफाइन 4 प्रकार के मॉडल ने जिस बेस से कंपनी प्रॉपर डिफाइन करे कंपनी बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। उस तो बाद साडे कोल आते हैं एक क्वेश्चन अलग तो पा देना वैल्यू। जो किसी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की गल करोगे उत्थे जिहड़े इंडिविजुअल पर्सनस ने, क्योंकि पहला तो ऑर्गेनाइजेशन की गल हुण आगे सारे इंडिविजुअल पर्सनस की गल करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन से तो तुसीं बिहेवियर की गल करोगे तो सब तो पहला वैल्यू में समझना जरूरी है। वैल्यू की होंदी है कि वैल्यू इज द बिलीव दैट दी समथिंग इज गुड और डिजायरेबल। वैल्यू एक सोच होंदी है जिहड़ा असीं समझदे कि साडे लिए ये चीज सही है, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ डिजायरेबल होंगी है, जाने कि सानू ये चीज मिलनी चाहिए। साडी वैल्यूज ने बहुत सारे पर्सन अपने हिसाब नाल कुछ ना कुछ भी सोचते रहते कि मैंने ये चीज कंप्लीट इन एग्जांपल लिए डिड यू नो टू बी पॉपुलर कि मैं मशहूर होना है, ये साडी की वैल्यू ही है ना। मैं चाहना कि मेरे को कंडीशन मेरे को सारी फैसिलिटीज ने मेरा बिहेवियर इतना रहेगा कि मैंने एक पॉपुलर पर्सन बनना है, तो होगी साडी डिजायरेबल वैल्यू होगी। एग्जांपल होर भी ली उन्होंने टू बी रिस्पैक्टेड। असं भी चाहते हैं कि जो मैं कितने जावा तो मेरी रिस्पैक्ट होनी चाहिए। ये भी साडी की वैल्यूज होंगे कि असं इदा का कुछ अचीव किया है तो असं वैल्यू के तौर पर रिप्रजेंट कर सकते हैं। जो कहता वैल्यू की गल करोगे तो वैल्यू के सोर्स होंगे ने, वैल्यू निकलनी कितों ने। सब तो पहला इंडिविजुअल स्टैंडर्ड, किसी भी पर्सन ने जो अपना स्टैंडर्ड बनाया है जिस बेस से कोई पर्सन का भी मैं अपना रिप्रजेंट कर सकता हूँ वो वैल्यूज ही होंगे ने। दूसरा इंडिविजुअल फेथ, तो किसी पर्सन फेथफुल काम कर रहे हैं, थोड़ी लॉयल्टी काम के प्रति फिक्स चल रहे हैं, तो पता काम कंप्लीट प्रॉपर करते। फिर है इंडिविजुअल आइडियल, थोड़ी अपनी सोच जो जिस बेस से समझे होंगे लाइफ के जो कुछ सीखा। एग्जाम्पल अभी कही कोई बंदा लॉयर है, उसकी फैमिली के लगातार लॉयर ही चलते लॉयर बनते हैं, तो वैल्यूज होंगे ने कि असी
ਲੋਇਰ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਿਊ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਲਿਊ। ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਗੋਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ। ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰਲ ਬੇਸ ਦਿਖਾਣੇ, ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਣੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ, ਚੀਅਰਫੁਲ, ਕਲੀਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਪਰਸਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਣਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵਰਕਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬੇਬੀ ਬੂਮਰਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਬੀ ਅੱਗੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਸੇਮ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਲਾਸਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਬੇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਐਟੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਨਰਲ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੋਣਗੇ ਟੂਵਰਡ ਆਬਜੈਕਟਿਵ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜੋ ਆਬਜੈਕਟਿਵਸ होंगे ਉਹਦੇ नहीं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वो आपकी बुक अभी मिली नहीं। एटीट्यूड होगा भी साडे कंपनी दे विच कंपनी दे ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग साडा किदां दा एक्शंस ने या रिएक्शंस ने, या फिर साडे इंडिविजुअल जो कंपनी दे गोल इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ने उन्हां प्रति असीं की सोच रखते हैं। कौन सा? नहीं वो अभी बुक आएगी, उसकी पूरी कंप्लीट करेंगे, आया नहीं उसका बुक नहीं आया। कंसेप्ट ऑफ एटीट्यूड करना दो प्रकार के कंपनी हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकते हैं, अनफेवरेबल भी हो सकते हैं। फेवरेबल क्यों होंगे? जो असं कंपनी के फेवर के गल करते हैं, बहुत सारे इंप्लॉइज कंपनी जो जाते हैं कंपनी के फेवर के लिए गल करते हैं। मोस्टली क्या होंगे कंपनी जिम्मे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए होंगे उस तरह ही गल करते हैं। अनफेवरेबल भी इतना होंगे कुछ लोग जो जानबूझ के ही खुद तक परेशान रहते हैं, सारे परेशान करने वाले सोचते हैं। तो एटीट्यूड बंदे के अपने ही ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर अपने गोल्स होंगे, जो बंदा कुछ अचीव करने कुछ भी काम करता रहता है, या रिएक्शंस कुछ बेसिस देता रहता है। इन्होंने एग्जाम्पल लिखे है कि ऑब्जेक्टिव ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੌਰੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਜੌਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੇਵਰੇਬਲ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜੌਬ ਪਸੰਦ ਲੱਗੇ, अपनी जॉब नहीं है। एटीट्यूड की हो गया फिर फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है कि जिथे मैं जॉब कर रहा मैं वो जॉब वधिया नहीं लग रही, मैं दूसरी कंपनी जाना चाहना है कि मैं उत्थे जॉब वधिया लग रही। किसी भी कंपनी के जिथे वैल्यू चेक होंगी किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के उत्थे एटीट्यूड भी नाल जरूर चेक होंगे। एग्जाम्पल लिखा है आई क्विट, मैं कहना क्विट करना, मैंने जॉब लीव करनी है, ठीक हो गया अनफेवरेबल भी हो गया। एटीट्यूड भी तुसीं लीव करना चाहते हैं। ਜਦੋਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੀਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਆਫ ਇਵੈਲੂਏਟ ਸਬਜੈਕਟ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
वो एटीट्यूड ही ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। दूसरा एटीट्यूड इज ए परवेसिव फिनोमिना ऑफ एक्ट। परवेसिव कह सकते हैं जो पुराने ट्रिक है तो पहले टाइम तो चलिए एग्जांपल लिखे हुए लोड्स ऑफ टॉपिक डेटा रिलेटेड एटीट्यूड पर कोई चीज नहीं गल कर सकते आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एटीट्यूड ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਪੁਆਇੰਟਸ एटीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। एटीट्यूड आर डिफरेंट फ्रॉम द वैल्यूज। एटीट्यूड वैल्यू तो जमा ही अलग है ਅਸੀਂ ਕਿ वैल्यू और एटीट्यूड एक चीज नहीं वो नहीं हो सकती। वैल्यूज हो गए कि मैंने की चीज पसंद है की चीज नहीं पसंद है क्यों कह सकते जब वैल्यू ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ एटीट्यूड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਡੀਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। एटीट्यूड ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨੈਰੋ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ एटीट्यूड ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ एटीट्यूड ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਦਾਂ वैल्यू जो अपनी माइंड सोच होंगी जैसे स्टार्टिंग तो ही मैंने लेके चलते हैं मान लो लाइफ में मैंने गोल सेटअप कर लिया इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल इंस्ट्रूमेंटल बेस्ड है एटीट्यूड उदा तो नहीं होता ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੋਈ ਸੇਲਸ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ एटीट्यूड ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਏਗਾ एटीट्यूड अपने आप चेंज ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। एग्जांपल ਦੇ ਵਿੱਚ एटीट्यूड वैसे जिवें हम एग्जांपल सेल एटीट्यूड इंक्रीज करता चला गया अगे जाके तेरी सोच चेंज होगी ना उत्थे तू ये तो नहीं कहेगा कि मैंने सिर्फ सेल एटीट्यूड लाइन से रुक रहना है मैंने टॉप मैनेजमेंट दे विच भी जाना है लेकिन जो एक लेवल हुंदा अचीव करना तुसीं पहले तो ही सोच लेंगे उन्होंने ਅਸੀਂ वैल्यूज कहने ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ एटीट्यूड जो है नैरो बेस ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ वैल्यूज ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ बेस ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ एटीट्यूड ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ is a predisposition respond to this certain set of facts। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਕਟਸ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ एटीट्यूड ਹੈਗਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एटीट्यूड आर इवैल्यूएट स्टेटमेंट्स। एटीट्यूड की नहीं इवैल्यूएट स्टेटमेंट्स होंगे ने किसी चीज बारे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਰਾਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ एटीट्यूड ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। एटीट्यूड ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਫੈਕਟਿਵ। सब तो पहला गल करते हैं कोग्निटिव ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਵੈਲਿਊ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਗੇਵ ਏ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਟੂ ਏ ਕੋਵਰਕਰ ਹੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੀ ਮਾਈ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਅਨਫੇਅਰ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੋਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਹੈਗਾ ਕਿ एक्चुअल मैं रिप्रेजेंट अपने आप करदा कि मेरे नाल भेदभाव होए एटीट्यूड ही हुंदा जदों ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਆਈ ਡਿਸਲਾਈਕ ਮਾਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੌਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਕਟ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਵਰਕਪਲੇਸ ਐਟੀਟਿਊਡ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਕੰਪਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ EMPLOYEES ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ। EMPLOYEES ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਆ ਗਏ EMPLOYEES ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ EMPLOYEE ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਲੀ ਇੰਗੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ 9 ਵਜੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ डिसइंगेज EMPLOYEES ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡਲ ਟਾਈਮ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ 10-15 ਟਾਈਮ ਮਿਲਣੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਜੌਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ।
जॉब सैटिस्फैक्शन नाम तो क्यों जो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈਵਲ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੌਬ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜੌਬ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਗਏ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗਏ ਹੋ पोस्ट ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਜਾਓਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂਟਲੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਜੌਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉੱਥੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ एग्जाम्पल इंटरव्यू जाओगे तो पहला ही क्लियर हो जाएगा भी थोड़ा आ काम भी कंप्लीट करने पड़ेंगे तो तुम कहोगे भी इतने शोर बहुत ज्यादा है फिर वो अपने सैटिस्फैक्शन नहीं आनी है ना उस तो बाद इधर नहीं मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ उस तो बाद इक्विटेबल रिवॉर्ड्स अगर साडी कंपनी दे विच सानू इक्विटेबल रिवॉर्ड्स सैटिस्फाई होना तो जॉब बंदा नहीं देखता है सैलरी देखता है मेरी जॉब बहुत अच्छी है पर मैं अपनी सैलरी से खुश नहीं इसलिए मैं चेंज करना चाहती हूँ अच्छा डिस्टेंस पड़ता है और मुझे पेट्रोल फ्यूल का इतना खर्चा पड़ जाता है यहाँ आना फिर वहाँ जाना डिस्टेंस बहुत पड़ जाता है तो छोटे का रीजन में कहीं भी जाऊंगी ना यही बताऊंगी कि मुझे दूर पड़ता था ये नहीं बोलूंगी कि मुझे सैलरी प्रॉब्लम थी मैं ये कहूंगी मेरी सैलरी वहाँ इतनी थी तो मुझे इतनी चाहिए ठीक है हम अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल दिखाना चाहते हैं ना क्योंकि जब पर्सन कहीं पे जो जाएगा वो अपने बेस पे दिखाता है वो एग्जांपल पॉइंट जो अभी है इक्विटेबल प्रमोशंस या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं इक्विटेबल रिवॉर्ड्स हम जब किसी कंपनी में जाते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन हमारे जो इक्विटेबल रिवॉर्ड्स हैं हमें पता है कि हमारी कंपनी में सभी एम्प्लॉइज को सैलरी इतनी मिल गई मुझे कम देने के रीजंस हम लोग बाहर हो सकते हैं उस कंपनी को छोड़ सकते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं निकलेगी या फिर वहाँ पे जो मोटिवेशन लेवल्स मुझे से लगता था कि मेरे लिए ऐसा होना चाहिए था वो नहीं है मेरी जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी मेरा BF ESI या फिर इंश्योरेंस वगैरह होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं है उसकी वजह से भी हम लोग कभी बार जॉब सेटिस्फेक्शन में नहीं आ सकते आप जब भी किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू बेस पे आपको सेटिस्फेक्शन लेवल के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपको हम इतनी सैलरी देंगे आप इसमें काम करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे ये विजिट हमारे पास है आप कितना टाइम दोगे हमारी कंपनी को इंडस्ट्री में कितना टाइम लेना चाहते हो शादी करोगे कि नहीं ये सब क्वेश्चन पूछते हैं थर्ड क्वेश्चन आपका टॉपिक यही है सपोर्टिव वर्किंग कंडीशंस कंपनी में सपोर्टिंग वर्किंग कंडीशन किस प्रकार की होंगी ये भी हमारी कंपनी में जॉब सेटिस्फेक्शन में आ जाते हैं एग्जाम्पल वो बोलेगा कि हमारी कंपनी में आपने लास्ट कंपनी को आप एग्जाम्पल बोल दें कि मैंने अपनी कंपनी छोड़ी लास्ट वहां पे टाइम वो लगाते थे 8 घंटे की ड्यूटी 9-10 घंटे भी करवा लेते थे वहां पर वो बोलेंगे कि हमारी कंपनी में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है वो सपोर्टिंग कंडीशंस अगर हमारे लिए वहां पर भी वैसे बोल दें तो हम वहां पर क्या हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं बनने वाली पहले ही हम बोल दिए उनको भी हम 8 घंटे से ज्यादा काम करने वाले नहीं है वो बंदा बोले कि कभी कभी हो जाता है तो आप वहां पर सेटिस्फेक्शन लेवल है या नहीं है बाई द वे आप मान भी जाए फिर अगर लगातार वो काम चलता रहे तो वो कंडीशन नहीं बनती अगर हमारी सपोर्टिव कंडीशन जो है वो हमारे ज्यादा काम हुआ तो हम एक्स्ट्रा पैसे लेंगे बाद के क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जांपल बता रहा हूँ आउटकम्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन जब आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन हो जाती है उसके बाद आपकी आउटकम्स क्या क्या आती हैं सबसे पहले तो आउटकम्स ये आते हैं कि हम लोग दो ग्रुप में डिफाइन हो जाते हैं फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड में आ जाते हैं क्योंकि जब हमने जॉब सेटिस्फेक्शन में एग्जाम्पल के तौर पर चलेगी कुछ क्वेश्चन हमने जैसे आपने बोले तो दो क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले फेवरेबल एटीट्यूड क्या होगा कि हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे अनफेवरेबल एटीट्यूड क्या होगा जब मैं बोलूंगा कि मुझे अगर 9 घंटे में काम करना है तो मुझे उसका ओवर टाइम चाहिए तो ये अनफेवरेबल आउटकम्स हम बोल सकते हैं जब भी जॉब सेटिस्फेक्शन देखी जाएगी तो उसमें एटीट्यूड के साथ में देखे जाते हैं फिर हमारे पास आता है कंसेप्ट ऑफ लर्निंग जब भी किसी कंपनी में बिहेवियर की बात करेंगे तो इंडिविजुअल में वहां से लर्निंग भी जरूर दिखेंगे कौन से पर्सन किस तरह से कौन सी चीजें सीखते हैं लर्निंग क्या होगी लर्निंग इज ए बिहेवियर एक्वायर्ड थ्रू दी एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस बेस पे क्या सीखा उसको हम लर्निंग बोलते हैं हर एक बंदा लाइफ से जैसे स्टार्ट करता है तो कभी ना कभी अपने बिहेवियर बेस पे कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है सेम कंपनी लेवल में भी इस चीज को जरूर चेक किया जाता है कि आपने जब अपनी जॉब लाइफ स्टार्ट की या एक्सपीरियंस लाइफ स्टार्ट की तो आपने क्या क्या सीखा और अब हमारी कंपनी के लिए क्या क्या करोगे ये भी कंपनी में जरूर दिखा जाता है एग्जाम्पल लिखिए लर्निंग के लिए लर्निंग इज एन रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर दैट एक्वायर रिजल्ट ऑफ द एक्सपीरियंस
आपके बिहेवियर में क्या चेंज आया जो आपने एक्सपीरियंस बेस पे सीखा है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे लर्निंग के? लर्निंग इज ए प्रोड्यूसिंग ए बिहेवियर चेंज इन द लर्नर, लीडिंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन इट्स आल्सो ग्रेजुअल। परमानेंट हमारी लाइफ में जो ग्रेड बेस पे चेंज आते हैं उसको भी हम लर्निंग बोल सकते हैं। लर्नर बेस पे अपने बिहेवियर में किस तरह से आप चेंजेस लेके आए हो वो भी अपने एग्जाम्पल, जो बच्चा मान लो 10वीं क्लास कर रहा है, 12वीं करेगा, उसके बाद सोच 10वीं के बाद ही पहले तो सोच चेंज कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मुझे इस लाइन में जाना है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई कॉमर्स में जाएगा, कोई आर्ट्स में जाता है। कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं भी आर्ट्स के बाद बीए में भी चले जाते हैं, बीए करें, उसको पूछते हैं बीए क्यों करने बोले मुझे शादी करनी है। वो भी हमारा क्या होता है लर्निंग ही होती है, क्योंकि जब तक मैं बीए नहीं करूंगा तो मेरी शादी नहीं होने वाली। भाई आज का टाइम ऐसा भी चल जाता है, कई बार है हो जाती है, लेकिन आज के टाइम बहुत मुश्किल से। कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई बहुत फंस जाते हैं जिनकी होते नहीं इस टाइम पे, ऐसे भी बीए भी कर लेते हैं वो लोग, फिर उसका एमए भी कर लेते हैं, बहुत कुछ गड़बड़ चलती है। मतलब वो हम लोग सीखते हैं। तो लर्निंग में ऐसा ही कुछ होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या सीखने चले जा रहे हो। जो लोग पहले से अपनी सपोर्टिव फैमिली के बेस पे सीख जाते हैं कि मुझे मेडिकल लाइन में जाना, वो डॉक्टर्स की तरफ बढ़ेंगे। जो कॉमर्स में जा रहे हैं मीन्स वो बिजनेस की तरफ या अकाउंट्स लाइफ की तरफ या फिर गवर्नमेंट जॉब की तरफ निकलेंगे। तो कुछ भी कहता जो कुछ भी अपनी लाइफ में सीखते हैं ये सब लर्निंग है। एग्जाम्पल लिखिए कि चाइल्ड इन ग्रोसरी शॉप विद मॉम। एक बच्चा ग्रोसरी शॉप में अपनी मॉम के साथ, तो आप क्या सीखते हैं? कहता है इसमें क्या सीखते हैं? बच्चा ग्रोसरी शॉप में जाके अपनी माँ के साथ ही सीखेगा कि उसको वहां से कौन कौन सी चीजें देखनी है, कौन कौन सी चीजें नहीं देखनी। दूसरा लिखा डू यू वियर बेल्ट और हेलमेट वाइल ड्राइविंग। आप जब कहते गाड़ियां चलाते हो जब हेलमेट या फिर जो बेल्ट हमें चाहिए वो पहनते हो या नहीं पहनते हो? जैसे आप लोग गाड़ी चला रहे हो तो बेल्ट पहनोगे या नहीं पहनोगे? इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे हम लोग ये सीखते हैं कि वाइदा भी अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो एक्सीडेंट से हम लोग बच सकते हैं। अगर ये पहनेंगे नहीं तो उसका मतलब क्या है, हम लोग कभी सीखते नहीं है उस पे। तो लर्निंग इसको ही बोलते हैं। लर्निंग के लिए इन्होंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एग्जाम्पल 3 थ्योरी बताई है। सबसे पहले थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी, दूसरी हमारे पास है ऑपरेशनल कंडीशनल थ्योरी, थर्ड है सोशल लर्निंग थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी के बारे में। क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी क्या कहती है? कहता है अगर किसी बंदे को कोई सिखाना तो कोई कंडीशंस होनी चाहिए आपके पास, तभी किसी बंदे को आप कुछ सिखा सकते हो। इन्होंने एग्जांपल एक डॉग की ली है, कुत्ते की एग्जांपल ये कहता है वो किसी कुत्ते को लेके आता है, वो दिखाता है कि उसके मुंह में सलाइवा, एग्जांपल में समझो सलाइवा समझते हो क्या? जैसे कि कुत्ते के मुंह से झाग निकलती है ना। वो बोलते कि जब मैं उसके सामने मीट का एक पैकेट लेके जाता हूँ या फिर कोली में सामान खाने के लिए उसको देता हूँ, तो जैसे ही मैं लेके जाता हूँ तो उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन वो पर्सन क्लासिकल जो पर्सन है, ये जो पर्सन क्लासिकल कंडीशन वाला पर्सन है, वो बंदा चाहता है कि मैं बेल बजाऊं तब उसका सलाइवा आना स्टार्ट हो और फिर वो खाना स्टार्ट करे। मैं कहता रोज मैं ट्राई करता हूँ कुत्ते के सामने ऐसे डाल देता हूँ, बेल भी बजाता हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बेल बजती रहती है, वो फटाफट भागे चलाता है और खाना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है अगर इस पर्सन को हम कैसे सिखा सकते हैं? तो उस बंदे ने सोचा कि अगर इस काम को हम डेली करना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करता था? डेली बेल बजाता था, फिर वो उसके बाद उसके लिए मीट मतलब लेके आता था, वो बंदा होता था। 3-4 दिन लगातार उसने ऐसा किया तो कुछ दिन में क्या हुआ कि कुत्ता इस चीज को सीख गया कि जैसे बेल बजेगी उसके बाद मीट आएगा, फिर मेरा सलाइवा आना चाहिए। मतलब पहले वो झाग नहीं आनी चाहिए। पहले आजकल मोस्टली आप देखते हैं किसी जानवर को आप डालो झाग पहले स्टार्ट हो जाती है। तो उसने उसमें दिखाया कि अगर किसी बंदे को आप किसी कंडीशन बेस पे सेटअप कर दो तो इजिली बेस पे सीख जाएगा। इन्होंने एग्जाम्पल तो किसी जानवर के लिए, उसके बाद इन्होंने और भी एग्जाम्पल ली हुई थी किसी चिंपैंजी की ली हुई है। कहते चिंपैंजी को जंगले में बंद कर देते हैं, जंगले में बंद कर देते हैं तो वहां पर एक नीचे टब भी रख देते हैं और डंडा रख देते हैं, ऊपर वो केले मतलब बनाना जो है लटका देते हैं। अभी चिंपैंजी को दिखता है जब भी ऊपर केले हैं तो उसको तोड़ने की कोशिश करता है। अभी कंडीशंस कहता है अगर आपका माइंड ऐसा शार्प है तो आप सीख सकते हैं। वो क्या करते हैं भी रोज केले को ऐसे लटका देते हैं और चिंपैंजी देखता है बहुत छाल लगाता है तो उसका मन बनती नहीं बात, वो कैसे सीखेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसको देखता है 3-4 दिन निकले, कुछ दिन से वो नीचे जो बॉक्स रखा होता है या टब रखा होता है, चिंपैंजी उस टब को उठाता है, उस टब के रख के उसके ऊपर जाके केले उतारता है। कहता कोई भी बंदा सीख सकता है जब आप किसी बंदे को कोई कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पास कोई कंडीशंस ही नहीं है तो किसी बंदे को सिखा नहीं सकते। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, हमने एग्जांपल इन्होंने पीछे दिया कि कोई बंदा गाड़ी चलाते समय बेल्ट डालेगा और बाइक चलाते समय हेलमेट डालेगा,
ये कंडीशंस आप कैसे दिखा सकते हो? 2-3 जो हमारे पास एक्सीडेंट ऐसे हुए होंगे, आप उसको तो अगर दिखाओगे लगातार तो बंदा कंडीशन देख के सीख जाएगा। अदरवाइज किसी भी पर्सन को आप बोल दो कि हेलमेट पहनना जरूरी है, लोगों की सोच क्या होती है, पुलिस वाले हैं उनकी बस भी हमने देखा नहीं किस चीज के लिए एक्सीडेंट वगैरह। मैं एग्जाम्पल वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास कोई भी कंडीशन होगी, कंडीशन फिक्स तो नहीं है हर बार वैसे ही होने वाली है, तो कंडीशन बेस पे आपको काम करना होगा, वो कंडीशन आपको सीखनी होती है, उससे जब हम सीखेंगे तभी हमारे पास। अभी कुछ दिन शायद मेरे ख्याल में 5-6 दिन पहले की एक बात है, किसी दिल्ली नेशनल हाईवे पे 4 लोग थे, गाड़ी चला रहे थे और वो 200 की स्पीड से ऊपर कार चला रहे, और 4 लोग अच्छे प्रोफेशनल लग रहे थे। उन्होंने बीच में से उनकी जैसे वीडियो लोग बनाते हैं, आजकल ट्रेंड चल रहा है वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो में उन्होंने एग्जांपल भी बोल भी रहा है, एक बंदा मरेंगे तो चारों ही मरेंगे भाई, इतनी स्पीड मतलब। लेकिन एक बीच में मतलब भी बस रोड खाली है, अभी काफी जो रोड बनते हैं खाली रहते हैं मोस्टली, ऊपर वाले जो हाईवे रोड बनते हैं वो भगाते चलते हैं 300 तक की स्पीड मिलेगा, आगे जाके एकदम से ट्रक आ गया, चारों ही मर गए हैं। क्या हुआ दिखाने के लिए वो हम लोग एग्जाम्पल उसको दिखा सकते हैं ना भी, अगर ऐसा आप काम करोगे तो कुछ भी हो सकता है। अभी 300 की स्पीड पे जो कार जा रही है, बाहर उसकी स्पीड दिखा रहे हैं, कार भी कौन सी थी मतलब ऐसा कोई कार थी ना, बहुत स्पीड पे दिखाई हुई वीडियो भी आई है, वो इतनी स्पीड में लेकर मरना ही है भाई, एक की तो गर्दन भी टूट गई, इतनी स्पीड में जाके लगे हैं ट्रक को, ट्रक भी उन्होंने इधर उधर कर दी, इतनी स्पीड में मारा उन्होंने, तो फिर क्या होना। इससे हम किसी बंदे को सिखा सकते हैं अगर ऐसी कंडीशन आप करने वाले तो कुछ भी हो सकता है। पर मैं यही सोच रहा हूं उन्ना नाल होता मेरे नाल नहीं हो सकता है पर मैं ऐसे ही सोचता हूं उन्ना नाल होता है, हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सबके साथ ही हो जाता है। जब हम लोग सोचते नहीं है भी ऐसा कुछ नहीं होगा, अपनी सेफ्टी बेस पे करना ही पड़ता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि आपके पास सोशल लर्निंग थ्योरी, 2 थ्योरी हमारे पास होगी, क्लासिकल होगी, कंडीशनल बेस्ड होगी। क्लासिकल पर्सन बोलता है कि कुत्ते वैसे हम कंडीशन बेस पे सिखा सकते हैं, जो बेंजी के लिए एग्जाम्पल दी। सोशल लर्निंग थ्योरी है वो भी एक अल्बर्ट पर्सन है, उसने डिफाइन किया, कहता अगर आप किसी बंदे को आप लर्निंग सिखाना चाहते हो, जो पीछे वाली जो थ्योरी है कहता उसमें तो किसी एग्जांपल्स दिए जानवर की दी, जानवर के एग्जांपल देके कहता किसी बंदे को सिखाओगे मे भी कुछ हो सकता है। कहता सोशल लर्निंग में है कि अगर किसी बंदे को आप सिखाना चाहते हो तो जो कुछ भी सीखेगा बंदा अपनी सोशल लाइफ में ही सीखता है, सोशल लर्निंग से ही कंप्लीट होता है। सोशल लर्निंग सबसे पहले कहता भी अटेंशन, पर्सन किन चीजों के ऊपर अटेंशन देते हैं। जैसे कोई बच्चा पढ़ने को बोलो, कहता तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आप उसको बोलोगे, पहले उसको पढ़ना सिखाया जाएगा तब जाके वो पढ़ना स्टार्ट करेगा। बच्चों को जैसे स्टार्ट करवाते हैं, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में होगा तो ऐसे LKG, नर्सरी, प्री नर्सरी काफी क्लास में स्टार्ट करवाते हैं ताकि उसको बोलना लिखना समझ आ जाए, तब वो जाके फर्स्ट क्लास में सेकंड थर्ड में स्टार्ट होता है। तो लर्निंग कहता है सोशल लाइफ से ही आ सकती है। दूसरा बोलता है कि रिटेंशन, अगर आपके माइंड में रिटेंशन वाली सोच है, आपने कोई चीज आज देख ली, आज समझ ली, अगर उसको अपने माइंड में परमानेंट सेव रखते हो तो कहता आप लर्निंग को देख सकते हो। जरूरी नहीं है कि कहता हर बार आप किसी बंदे को कंडीशन दोगे उसी बेस पे काम करेगा। अगर माइंड में आपके रिटेंशन हैं, आप किसी सोच को रखना चाहते हो तो आप इजिली उसको लर्निंग सीख सकते हो। फिर आगे मोटर रिप्रोडक्शन। मोटर रिप्रोडक्शन का मतलब है कि जो कुछ आपने किसी चीज के ऊपर टेंशन दी, जो कुछ भी अपने अपने माइंड में रखा, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसको वापस लेके आ पाओगे तो उसको बोलते हैं लर्निंग। मैं एग्जांपल बोलूं कि आप पूरे सेमेस्टर में बढ़ गए भाई, जाके आपने बुक्स खोली ही नहीं, कुछ नहीं किया, एग्जांपल आपके जब पेपर आने तो उस टाइम पे क्या मोटर रिप्रोडक्शन चलता है। अगर कुछ सुना होगा उसको रिटेन माइंड में किया होगा, जब खुद पढ़ने के टाइम आएगा, पेपर के टाइम पे मोस्टली ऐसा तो कोई स्टूडेंट होगा नहीं भी जो नहीं पढ़ने वाला, जब पढ़ेंगे, जब उस चीज को देखेंगे, अगर तो कुछ वर्ड्स जो माइंड में रखे होंगे दिमाग में आ गए वहां से, फिर तो इजिली बेस पे समझ जाएंगे कि ये टॉपिक मुझे आता है और मैं इजिली बेस पे कंप्लीट कर लूंगा। वहां से लर्निंग अपने आप ही जनरेट हो जाती है। अगर वहां से आपने कुछ सुना नहीं है, कुछ अटेंशन दी नहीं है, ना कोई रिटेंशन की है, तो फिर क्या होगा, लर्निंग वहां से कभी भी नहीं आ सकती। फिर क्या होगा, सब कुछ आपको खुद जीरो से स्टार्ट करना है, जिसको बोलते हैं कि 0 बेस हमारा है, उस टाइम पे हमें खुद पढ़ना है, रट्टे लगा के आगे चलना। तो जब भी लर्निंग करनी है तो सोशल लाइफ में तो इजिली बेस हो सकती है। पहले आपकी अटेंशन होनी चाहिए, फिर रिटेंशन होनी चाहिए, जब उसकी जरूरत पड़े तो रिप्रोडक्शन भी आप में होनी चाहिए। तो लर्निंग इस तरह से कंप्लीट हो सकती है। लास्ट में एक है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। जब भी किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की बात की जाएगी, इंडिविजुअल की बात की जाएगी, तो बिहेवियर को मॉडिफाई करना भी जरूर किया जाता है। क्योंकि जो बंदा जिस सोच के साथ कंपनी में आएगा, हम बोलेंगे उसी तरह से उस बंदे को काम करवा देंगे। मैं बोलूँ कोई बंदा आया कि मुझे 20,000 सैलरी चाहिए, आप वो बंदे कभी भी आपको 20,000 सैलरी नहीं देने वाले।
20 से मे बी 1000 कम दे दें, या हो सकता है आपको ज्यादा मिल जाए। आपका बिहेवियर मॉडिफाई जरूर किया जाएगा। आपकी सोच आपके काम के प्रति क्या थी उसको हटाया जाएगा। आजकल मोस्टली कंपनी बोलते हैं हमारे साथ बॉन्ड करो कम से कम 3 साल का, 5 साल का। नहीं, मैं एग्जाम्पल और भी किसी स्टूडेंट ने मुझे बोला था ऐसा चलता है, करते हैं जो कंपनी रोक फिर भी नहीं सकते आप लोगों को बिहेवियर, लेकिन आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। क्योंकि स्पेशली उन स्टूडेंट को बोला जाएगा जिनकी क्वेश्चन आंसर्स में आंसर ही ऐसे निकले, जिनको ज्यादा शोर आ रहा था काम के टाइम, उनको ऐसा बोल सकते हैं। जो बोल के आए वो रिज्यूम में लिख के रिज्यूम में डिफाइन करके जाते हैं ना कि 6 महीने उस कंपनी में काम किया, 8 महीने यहाँ पे काम किए, अभी 6, 8, 10, 12 महीने हमारे पास है बंदा। उसका बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए वो बॉन्ड वाला सिस्टम, तो कंपनी में बिहेवियर को मॉडिफाई भी किया जाता है। आपकी वैल्यूज, आपके एटीट्यूड्स, आपकी लर्निंग जो है सब कुछ उसमें चेक करते हैं वो, जो अच्छी कंपनी होगी। मोस्टली कंपनी करते हैं रिज्यूम भेजो, सुबह काम से आ जाओ, उनसे तो मतलब होता है। जहां आप अपनी पोजीशनल जॉब पे जा रहे हैं वहां पर ये 3 चीजें चेक होंगी। आपके क्वेश्चन भी कुछ ऐसे होंगे तभी जाके आपको किसी जॉब पे रखा जाता है। ये था आपका फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का और इंडिविजुअल बिहेवियर का। बाकी हम लोग कल करते हैं। सर कॉस्ट शीट